अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजनीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैर और आफियत से होंगे। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त किफ़ायतुल्लाह सईद, आज फिर से एक प्रोग्राम लेकर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ के ऊपर। आज हमारे साथ सरपंच शबीर अहमद शाह साहब कलहंड के रहने वाले हैं। इनके साथ आज बहुत सारे बातें होने वाली है, बहुत सारे सवालात होने वाले हैं। जिस तरह की ब्लाक के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, आए दिन लग रहे हैं कि ब्लाक में जो है कभी PMAY के जो केसेस हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं, कभी जो है 40% प्लान है वही उम्मीद करता हूँ वही सिर्फ लोगों को दिया जा रहा है। तो आज हम इस सब पे बात करेंगे शबीर साहब से। आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो क्वेश्चन हैं, आप भी यहाँ पर पूछने की कोशिश करें। हम उनको जो है तमाम क्वेश्चन को जवाब देने की आपको जो जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक इलाके के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त है, और हम इनको जो है पूरे जितने भी सवाल है उनको वो पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। शबीर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत खुशामदीद वेलकम करता हूं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ पर। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका जो चैनल है, हर वक्त मैंने आपको देखा है कि आप ज़्यादातर गरीबों की आवाज़ लेकर चल रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। शबीर साहब, सबसे पहले आप सरपंच है, इस बेस पर हम सबसे पहला जो सवाल आपसे होगा, आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो PMAY एक लिस्ट आपने एक कुछ ही महीने पहले जो है आपने उसको सॉर्ट आउट किया था, पंचायत घरों के अंदर हर सरपंच ने किया हुआ था, ब्लॉक वाले आए थे, प्रोग्राम ऑफिसर उसमें आए थे, BDOs आए थे, तो अभी तक उस लिस्ट को जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं उतारा गया है। क्या कारण है इस चीज़ का? लोगों के सवाल रोज़ हमें आ रहे हैं कि ब्लॉक वाले जो PMAY नई लिस्ट है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले मैं किफ़ायतुल्लाह साहब इसी मुद्दे पे बात उठाऊं, क्योंकि मैं अपनी पंचायत के पूरी आवाम से भी ये एक मैसेज देना चाहता हूं आपके इस कैमरे के ज़रिए कि 168 आइडियाँ जो हमारी पंचायत में बनी हैं, 168 आइडियाँ, लगभग हमने 5 रेजोल्यूशन अभी तक हमने यहाँ से पास किए हैं जी। लोग रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे मकान कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। हम भी लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि भाई आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे जी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले ये जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ पे दफ़ा 370 जो लागू था, और उसके बाद यहाँ से दफ़ा 370 को हटाया गया और इसको UT में चेंज किया है। चलो, ये एक सरकार की एक मर्ज़ी होती है और सुप्रीम कोर्ट का मैनिफेस्टो होगा इसमें, लेकिन हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिलेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री का यही ऐलान था कि 2022 एंड तक हम हर गरीब को मकान दे देंगे जी। लेकिन इस वक्त जो है 2021 7वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक भी जो नई लिस्ट जो 2018 में लिस्ट बनी थी PMAY की, 5-6 रेजोल्यूशन अभी तक हमने पास किए हैं, लेकिन हमें कोई मैसेज नहीं दिया जाता है। कभी कभी हमें बोलते हैं कि इसमें टारगेट बहुत ही कम आएगा। मैं लोगों को, आपके वसादत से, अपनी पंचायत को आपकी वसादत से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कल लोग मुझे नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई भरोसा नहीं दिया गया, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आपको ये मकान जो सैंक्शन आपकी पंचायत के हुए या आपको कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। बल्कि मैं पूरे ब्लॉक दाली उजानपुर के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अभी तक हमें कोई आगे से कोई टारगेट नहीं मिला है। जब तक हमें आगे से टारगेट नहीं मिला तब तक हम आपको कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मैं डोडा में DC साहब बैठे हैं, उनको मोदबाना गुजारिश करता हूं कि ये मकान जो है, ये आइडिया जो लोगों की बनी है, इनको जल्द से जल्द टारगेट दिया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं ये अपने अपने मकान बना सकते हैं। आगे सर्दी का भी टाइम है और मेरी यही गुजारिश रहेगी। शबीर साहब, काफ़ी लोगों की इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ, हमने वोट दिए थे, हमने DDC बनाए, सरपंच बनाए, BDC बनाए, तो
लोगों की शिकायत इस वक्त ये है कि हमें सिर्फ 40% प्लान दिया जा रहा है, जबकि 40% 60% कार्ड अभी भी जो है बेकार पड़े हुए हैं। उन लोगों को कब आप काम देंगे, कैसे देंगे उनको काम? क्योंकि लोगों की शिकायत है, गरीब लोगों का तो जॉब कार्ड के ऊपर ही गुजर बसर है। किफ़ायतुल्लाह साहब, मेरी हर सदा जब मेरी आवाज़ निकल जाती है मैं खोल के बात करता हूँ, चाहे कोई मेरी बात, किसी को मेरी बात पसंद होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई को कभी नहीं छुपाने की कोशिश करता हूँ जी। हकीकत में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बखूबी इल्म है कि यहाँ पे जो कोविड चला है इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, और ख़ासकर जो नुकसान उठाना पड़ा वो गरीब जनता को उठाना पड़ा जी। अफसोस की ये बात है कि जब हमें 100 दिन का रोज़गुज़ार, हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है कि हमें 100 दिन का रोज़गुज़ार हमने आपको देना है जी। लेकिन हमें 47 या 50% प्लान ही क्यों दिया जाता है? लास्ट में ये हमें दे देंगे मार्च में प्लान, या नवंबर दिसंबर में हमें प्लान दे देंगे, उस वक्त हमें लोगों को 100 दिन नहीं मिल सकते जिस तरह से पिछली साल हुआ है। मैंने कोशिश की है अपनी पंचायत में कि मैंने 90% 95% लोगों को 100 दिन मतलब दिलाए। कुछ लोग ऐसे भी रह गए जिनको 95 दिन मिले हैं, या 92 या 90 दिन से कम किसी को नहीं मिला है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है हर वक्त कि गरीब जनता को अगर मिलता है तो सिर्फ नरेगा ही मिलता है, और नरेगा के बगैर क्या मिलता भी है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब डोडा से कि ये 50% या 47% प्लान जो आप देते हैं ये क्यों देते हैं? अगर हमें 100 दिन का रोजगार देना है लोगों को तो आप हमें बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं जी। आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? इस वक्त जो पंचायतों में सरपंची राज है, ये वाजपेयी जी का एक सपना था कि जब हिंदुस्तान की पंचायतें मुकम्मल होंगी, जब हिंदुस्तान की पंचायतें खुश होंगी तभी भारत का देश खुश होगा, तरक्की करेगा, हर तरक्की करेगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पहले 47% प्लान दिया जाता है, उसको भी एस्टिमेट बनाने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। बाद में कुछ ऐसे भी पंचायतें हैं जिनको जहां पर लोगों को टोटल 4-4 या 5-5 हज़ार रुपये मिलता है, और वहां पर भी सरपंच ज़्यादातर टारगेट होते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं, अगर हम यूटी के रहने वाले हैं, आज 5 अगस्त का भी दिन है, 5 अगस्त का, आप 5 अगस्त 2019 को एक जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कानून नाफिज किया गया था जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया था, बल्कि बोला गया था कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज लोगों ने रैलियां निकाली है जिसमें पूरा जो है ब्लैक डे बनाया गया है, बल्कि कुछ भाजपा के लोगों ने सेलिब्रेट भी इस दिन को किया है। आप एज ए सरपंच क्या कहते हैं कि स्टेटहुड जो हमारा है कब मिलेगा हमें? देखो जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ पर पहले लीडर साहिबान थे, चाहे उसमें पीडीपी की सरकार थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, इन्होंने इस स्टेट का जनाजा निकाल दिया था। क्योंकि मैं एक छोटा मोटा सरपंच, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, टोटल मैंने 8th पास किया है। मैं क्या ज़्यादा बोल सकता हूँ कैमरे के ऊपर? कभी मुझे गलती भी हो सकती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से। अगर मुझे बोलने में कहीं गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सबसे पहले तो जनाजा उठाया था इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अगर 1947 से लेकर इनके हाथ में हुकूमत थी, इनको चाहिए था कि इसको कम से कम मुकम्मल होना, मतलब दफ़ा 370 को मुकम्मल करना था। उसके बाद अगर पीडीपी की हुकूमत आई थी यहाँ पर, उनको भी चाहिए था कि इसको मुकम्मल करना। अब इस वक्त यहाँ पर पूरे मुल्क में बीजेपी की सरकार है, इनको अपनी मर्जी, ये क्या कर पाएंगे क्या नहीं करेंगे, इनको ये तो अपनी मर्जी मन मर्जी से काम करते हैं, ये किसी की सुनते भी नहीं है। अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो शायद कहीं कल जेल के सुराखों में भी डाल सकते हैं मुझे। मतलब चलो, हक की बात जो है, हक की बात को कभी इंसान छुपाना नहीं चाहिए। कम से कम हमें अपने स्टेट का दर्जा जो है, जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा हमें वापस मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग, इस वक्त तो हमारी बात कोई सुनता नहीं है। अगर हम गाँव में रहते हैं, अगर मैं एक सरपंच हूँ लेकिन खाली सरपंच हूँ, जब मेरी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं तो क्या सुनने वाला नहीं है। अगर हम डीसी साहब के पास जाए तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। अगर कहीं एडिशनल डीसी साहब के पास जाएंगे वो हमारी बात को नहीं सुनेगा। खाली इन्होंने हमें क्या रखा है, हाँ जी, इनकी मतलब जो इन्होंने स्टेप लगानी है, किसी कोई रेजोल्यूशन पास करने, इसलिए इन्होंने सरपंच को यहाँ पे खड़ा किया। अभी देखो आप, यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुए थे, उन बेचारों को क्या पावर, कौन सी पावर मिली है? मतलब चेयरमैन जो बनाए उन्होंने, कि क्या पावर्स है उनको?
कम से कम उनकी बात को मतलब मानना चाहे, कोई मतलब आगे मानना भी चाहे। शिबिर साहब, अगर सरकार बनेगी यहाँ पे, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने तमाम पार्टीज को कहा, और आपने खास करके अपनी पार्टी को कहा, जो अपनी उनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनको कहा कि एक्टिव रहने के लिए। तो आप क्या किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं? क्या इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो सर, अगर मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करूं तो मुझे बनाया ये कट्टर कांग्रेसी है, लेकिन नहीं, एज ए पर्सनल व्यू हम देखना चाहते हैं। देखो जी, उन्होंने सच बात बताई है कि कम से कम अगर यहाँ पे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, लोगों की मुश्किलातें हैं वो तो हल हो जाएंगी। देखो इस वक्त जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है वो परेशान है। हर नागरिक जम्मू कश्मीर का परेशान है, चाहे वो अगर कोई मुलाजिम भी है, बेचारा HR वाले हैं। देखो HR वाले हैं कब से बेचारे, कुछ लोग तो बेचारे रिटायर भी हो चुके हैं, उनकी उम्र तो 60 साल से ऊपर। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लाइब्रेरी में काम कर रहे थे, उनको भी परमिट नहीं किया गया है। पंचायत घर वगैरह, जो पंचायत घर, जिन्होंने पंचायत घरों के लिए जमीन दी है, वो लोग बेचारे ऐसे दरबदर पड़े हैं। कुछ लोगों ने स्कूल के लिए जमीन दी है, उनको भी कोई न मावेज मिला, न उनको कोई नौकरी मिली है। जो बेचारे डेली वेजर मुलाजिम हैं वो भी परेशान हैं। किसी बंदे ने तो अपनी जान भी गंवाई है। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कम से कम अगर भारत हुकूमत ने यहाँ पे यूटी का एक दर्जा दिया था, लेकिन यहाँ के लोग कम से कम खुश होने चाहिए, गवर्नमेंट से खुश होने चाहिए। नहीं, खुश कैसे होंगे जब यूटी का दर्जा ही नहीं मिला अभी तक? खुश कैसे होंगे? सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊं कि हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुदबना गुजारिश करता हूं कि जो ये बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं आगे, उनके ऊपर कोई नज़र तो रखें। चाहे DC साहब है, चाहे कोई एक्सीन साहब है, चाहे कोई बड़ा सेमुज़ाब है, उनके ऊपर नजर रखें कि ये जनता को अपने साथ चलाते हैं कि नहीं। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखी है, राशन की एक डिपो की हालत मैंने देखी है वहां पर। मैं आपको यही सवाल करने वाला था, जिस तरह से घाट गुजना जोन में एक DDC ने जो है चक एक राशन के स्टोर के ऊपर छापा डाला हुआ है, वहां पर 400 कुछ बोरियां जो है सड़ा हुआ राशन निकला है, और ऊपर से टेंडरिंग जो है गवर्नमेंट ने निकाली है। इस टेंडरिंग को किस नजर से आप देखते हैं? क्योंकि जो है टेंडर के ऊपर ही अब ठेकेदारों के हिसाब से ही सब काम होंगे, तो क्या ये जायज है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने खुद देखा उस वीडियो में सड़ा हुआ राशन देखने को हमें मिला। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जो ये टेंडरिंग का सिस्टम किया इन लोगों ने, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो डीलर हजरात हैं उनको पहले कैरेज मिलता था, वो गांव में राशन पहुंचाते थे। अब उनका जो कैरेज है वो तो इन्होंने खत्म कर दिया है। उसके बाद जो फिंगर टच, मैं अपनी पंचायत की बात करूं, आज मेरी पंचायत में 40 लोगों को राशन नहीं मिला है, 40 राशन कार्डों को राशन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक जी वो सिस्टम ही है। अब आज से पहले उन्होंने 10 साल मतलब 15 साल या 8 साल जिन लोगों ने आधार कार्ड बनाए हैं जी, उनका फिंगर टच नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से कम 40 लोगों को राशन नहीं मिला है। यहाँ पे नेटवर्क की भी कमी होती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं, जिसके पास उससे ज्यादा प्रूफ क्या होना चाहिए। जिसके पास राशन कार्ड होगा उससे ज्यादा प्रूफ क्या होना चाहिए। राशन कार्ड के हिसाब से राशन मिलता था, लोगों को बेचारों को कोई परेशानी नहीं आती थी। खासकर जो देहात में लोग रहते हैं वहां पर कोई बच्चा भी जा सकता है राशन के लिए, वहां पर कोई मतलब उनके जो लेडीज भी जा सकती, क्योंकि उसका घर वाला जो कभी लद्दाख में भी हो सकता है, कभी हिमाचल, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर में होता है, उसकी कोई लेडीज भी जा सकती है स्टोर पर, वो भी ला सकती थी। लेकिन इन्होंने जब से ये फिंगर टच का सिस्टम किया, वो टेंडरिंग का, आज तो बेचारे डीलर हजरात भी परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है। वो क्या कर सकते हैं? उनको पहले कैरेज मिलता था, वो गाँव में मतलब छोटे छोटे वो सेंटर रखते थे, गाँव में वो राशन पहुंचा कर देते थे लोगों को। आज वो भी बेचारे परेशान है, रो रहे हैं, न उनको कोई सैलरी मिलती है, न उनका कुछ। अच्छा, ऐसे में आपको बताऊं, जैसे आज मतलब एक DDC साहब ने यहाँ पे छापा मारा है। अब ये सूरत हाल देखो, गाँव के लोगों के लिए यही सड़ा आटा है। मतलब कम से कम 2 या 3 साल से वो डिपो में पड़ा था वो राशन। क्या गोंदना के लोग या उदयनपुर के लोग या मरमत के लोग या कश्तवाड़, भद्रवा, बागवा के लोग यही सड़ा हुआ राशन खाएंगे? ये तो सरासर आपको बखूबी इल्म है कि कोविड यहाँ पे चल रहा है, लेकिन कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी तो यह है, करप्शन इतनी चल रही, कोई कहने की बात नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को होशियार होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को होशियार होना चाहिए इन बातों से कि भाई अगर मैं स्टेट इस वक्त चला रहा हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं मनोज सिन्हा को, क्योंकि वो बार बार मतलब न्यूज पे आते रहते हैं, लेकिन इन बातों पे DC साहब को इन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा शबीर साहब,
जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ हाल ही दिनों में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, आरडीडी की करप्शन इस वक्त पीक पर है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरपंचेस पंचेस और जो ब्लॉक वाले हैं चोर है। तो मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस से जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको एक अवार्ड भी पिछले साल मिला है, ईमानदारी का अवार्ड। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा आखिर किस नज़र से उस ऑडियो क्लिप को देखते हैं कि जो एक सेक्रेटरी और एक सरपंच की है कि वो करप्शन की बातें कर रहे हैं, उसमें हिसाब किताब वो पूरा फ़ोन पर कर रहे हैं, जो कि मिलियंस में वीडियो जो है व्यू उसके आ चुके हैं ऑडियो के। तो शिविर साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपको पिछले साल 15 अगस्त को एक अवार्ड से सम्माना गया, आपको अवार्ड दिया गया, मुबारकबाद देता हूँ। शिविर साहब, आप किस नज़र से उस चीज़ को देखते हैं कि एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है और उसमें एक सरपंच और एक सेक्रेटरी जो है हिसाब किताब की बातें करते हैं? सबसे पहले किफायतुल्लाह साहब, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि यहाँ पर जो सरपंच इलेक्शन हुए थे, लोगों ने काफ़ी उम्मीदें रखी थी सरपंचों के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त मेरे पास कम से कम जो 70 फाइलें ऐसी पड़ी हैं, घर में पड़ी हैं, मेरे पास पड़ी हैं, वो जिन लोगों ने मुझे बाथरूम के लिए बताया था कि हमें 12,000 का बाथरूम मिलना चाहिए, लेकिन सुनने वाला कोई होना चाहिए, आगे पैसा होना चाहिए। जब हमारी कोई बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है तो हम किसको बताएं? आखिरकार हम किसको बताएं? जनता की नजरें जो है सरपंच के ऊपर है। उसके बाद मैं बताऊं कि सरपंच साहिबान को भी चाहे, जितने भी सरपंच हैं मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको चाहे कि वो ईमानदारी से काम करें, क्योंकि लोगों ने भरोसा किया क्योंकि लोगों ने भरोसा किया है आपके ऊपर। जितना आपसे हो सके तो आप काम करें। उसके बाद मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ सरपंच जो हैं बेचारे अनपढ़ भी हैं जी, मतलब उनको वो बिल्कुल 0% पे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मैंने पहले आपको कहा कि मैं 8th पास हूं। कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जिन लोगों को मतलब ये भी पता नहीं चलता कि मैं क्या बात करूं, क्या नहीं करूं, फोन पे क्या बात करूं, क्या नहीं करूं। उसके बाद ये ज्यादातर मैंने मीडिया में देखी है कि ये वीडियो बहुत ही वायरल हो चुके हैं, मिलियंस में हुई है। छोटी बहुत ही गलतियां होती रहती हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, गलती सिर्फ फरिश्ते से नहीं होती, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। यहाँ पर जो हमारे साहब का डीसी साहब थे, उन्होंने तो सिर्फ 48 लाख का पानी दिखाया था यहाँ पर, क्या बोलते हैं जी, कोविड में। तो 48 लाख का पानी कहाँ पिया लोगों ने जी? मतलब उन्होंने 48 लाख का पानी पिया जब उनको किसी ने नहीं पूछा है। तो एक सरपंच साहब ने भी अगर कहीं गलती की तो ज्यादा पर नजर, क्योंकि वो एक गरीब खानदान से होगा, एक गरीब पंचायत का सरपंच होगा, तो उसके ऊपर तो सब लोगों की नजरें होंगी। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं पर उसको भी पेनल्टी उस अपनी गलती की पड़ी है, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर यकीन किया था। तो आपको जो अवार्ड मिला है, आपने अपने पंचायत में अच्छे काम किए हैं, अक्सर हमने काम देखे अच्छे काम किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आपके पंचायत में आते हैं। तो एक लोगों का ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं बोल रहे हैं कि हमें बहुत जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सोलर दिए गए हैं, क्योंकि ये पहाड़ी हिली एरिया है। तो शिविर साहब, आपको भी लोग कहते होंगे कि आपने सोलर दिया, बहुत ही अच्छा किया। बिल्कुल जनाब, हमने 14 में यहाँ पे सोलर दिए हैं। हर घर को सोलर नहीं मिला है, जितना हमारे पास प्लान था। हमने हर वार्ड में, किसी वार्ड में हमने 10 सोलर दिए हैं, किसी में 9 दिए, किसी में 11 भी दिए हैं जी। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं लोगों की हेल्प करूं जहां तक भी मुझसे हो सके। लोगों ने मुझे चुना है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, मैं कोशिश करता हूं कि लोगों तक वो स्कीम पहुंचे। काफ़ी लोग मुझे गिला शिकवा भी करते हैं कि भाई आप फ़ोन नहीं उठाते हो। फ़ोन मैं कभी इसलिए नहीं उठाता हूं क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत, मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी को। मतलब किसी को हम धोखा दे देंगे कि भाई आपको इतना मिलने वाला, जब हमारी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक हॉस्पिटल की ही बात करता हूँ। यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है जिसमें एक डॉक्टर शाहिद का नाम से होता था डॉक्टर, उसकी ट्रांसफर भी हमने करवाई थी। उसके बाद एक दूसरा डॉक्टर आया, तो हमारे पास एक डॉक्टर भी नहीं है। और उसके बाद एक नर्स साहिबा है वहाँ पर, तो 2002 से लगभग वो लापता है। सरपंच साहब, क्या आपने उसको कोशिश की लाने की? वापस मैंने तो बहुत ज्यादा की थी। क्या 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है यहाँ पे, टोटल एक डॉक्टर, उसको भी वैक्सीन कोविड मतलब वैक्सीन पे लगाया है। एक नर्स साहिबा जो यहाँ से 2002 से यहाँ से तनख्वाह ले रही, शहरी तो हमारे हॉस्पिटल से ले रही है, काम करते हैं वो मेडिकल कॉलेज डोडा में। जो ही हम उसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आ चुका है। भाई अफसोस की बात है जब हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
اگر ایک آدمی کی وجہ سے 3,000 یا 4,000 یا 5,000 پبلک پریشان ہو جائے گی. پہلے اس ایک عورت کی بات سننی ہے یا 5,000 لوگوں کی بات سننی ہے. میں ڈی سی صاحب ڈوڈا سے بھی یہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم اگر وہ ایک نرس یہاں سے تنخواہ لیتی ہے 2002 سے لیتی ہے تنخواہ اس ہمارے ہاسپٹل سے, یا تو اس کی ٹرانسفر کی جائے. تو وہ بہانہ کون سا بہانہ ہے, اس کے پاس کون سا خطرہ ہے, اس کو یہاں پر وہ ڈیوٹی نہیں دے سکتی یہاں پہ. اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں 6 سال گزر گئے, یہاں پہ ایک ہوز بنا تھا, بالکل پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا ایک ہوز بنا تھا, ابھی تک اس میں پانی نہیں پڑا ہے. افسوس کی بات ہے جبکہ ایکسین صاحب بھی موقع پہ آیا ہے, ہم نے اپنے پائپیں لائی ہے, وہاں پر انہوں نے جو پائپیں فٹنگ لگائی تھی ادھر ہوز کے لیے وہ بھی مطلب انہوں نے چوری کروا دی وہاں پر. پھر ہم نے اپنے حساب سے کچھ پائپوں کا کچھ جگاڑ کیا, ہم نے پائپیں لائی ہم نے. آج مجھے 15 دن ہو گئے ایکسین صاحب کو فون کرتے کرتے, وہ صرف دن ہی گر رہے, کوئی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اچھا یہ مطلب ہیلتھ کی بات میں کروں, بالکل آپ دیکھو ڈوڈا میں جاؤ, مطلب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے اپنی کالونی کھولی ہے, اور جو دوا فروش ہیں, خدا کی قسم کر کے میں کہتا ہوں, میں پرسوں گیا تھا ایک مطلب وہاں پر پاپو لینڈ میں گیا تھا میں, مجھے بھی ہر بندے نے اپنا کلینک کھول کر رکھا ہے. جی سر بالکل, پاپو لینڈ کی حالت دیکھو وہاں پر. منڈے کے دن جب میں گیا میں نے سوچا بھائی یہاں پہ کووڈ چل رہا ہے, تو اتنی بھیڑ تھی وہاں پر, 26واں نمبر تھا ہمارا, اتنی بھیڑ تھی کوئی کہنے کی بات نہیں. کم سے کم گورنمنٹ کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اگر اوپر سے یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس ہے, لیکن انہوں نے اپنی کالونیاں کھول کے رکھی ہیں, وہ ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں, ہسپتالوں میں ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں. کم سے کم ایک ڈاکٹر جو ہے صبح 7 بجے سے لے کر 10-10:30 بجے تک وہ اپنی کالونی میں بیٹھتا ہے, کم سے کم وہ 10-15 ہزار روپے کماتا ہے وہاں پر. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی غریب کسی بھی جگہ پر تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا, اس کے پیچھے پولیس بھی ہوگی, اس کے پیچھے سب بڑے بڑے افسران اس کے پیچھے پڑیں گے, ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. میڈیکل کالج جو ہے ڈوڈا میں, اس کی حالت دیکھو. اگر کوئی غریب بندہ جاتا ہے, کسی کی ڈیلیوری ہوتی ہے, سب سے پہلے تو اس کو بلٹ مانگا جاتا ہے, چاہے اس کو لگے یا نہ لگے. لیکن میری پنچایت کا ایک پیشنٹ ہے بیچارہ عبد القیوم, وہ میڈیکل کالج جموں میں, ان کو وہاں سے بتا رہے تھے کہ آپ دفعہ نکل جاؤ یہاں سے, آپ یہاں سے دفعہ نکل جاؤ, یا تو آپ بلٹ لاؤ 4 پوائنٹ, بالکل, یا تو یہاں سے دفعہ نکل جاؤ. بعد میں انہوں نے جب پورا مطلب خون بھی کیا, بلڈ کیا, پورا کیا, صرف 1 پوائنٹ اس کو لگا دیا, 3 پوائنٹ ابھی بھی ریزرو ہے وہاں پر. مطلب 1 مہینہ ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ غریب کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے افسوس سے چاہے آپ ہسپتال میں جاؤ, چاہے آپ سکولوں کی بات کرو, چاہے آپ سٹور کی بات کرو, چاہے آپ راشن کی بات کرو. میں بات کروں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پر آئے دن ویڈیوز چلتی رہتی ہے, تو میں بات یہاں پر کروں کہ آپ کے پنچایت کی بھی بہت ساری ویڈیو چلتی رہتی ہے, ہر جگہ سے پنچایتوں سے ویڈیو چلتی رہتی. یہاں پر میں بات کروں روڈ کی, یہاں پر ایک روڈ پہ بھی کام لگا ہوا ہے, کیا آپ نے اس کا معائنہ کیا, کس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو درشک جو ہے پوچھ رہے ہیں یہاں پر کس طرح کا کام ہوا ہے, ہم لوگوں کو بتا. دیکھو جی, ابھی تک میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں, اس روڈ کی کٹنگ جو تھی یہ 2008 میں ہوئی تھی. پوری پنچایت کے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ 12 سال سے یہ روڈ جو تھی یہ بالکل پینڈنگ تھی. اس کے بعد یہاں کے جو ڈی ڈی سی چیئرمین شبیر احمد نائک صاحب بنے تھے, بی ڈی سی چیئرمین جو بنے تھے, انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے اس روڈ پر, اور میں بھی گیا ان کے ساتھ 1-2 دفعہ, ہم نے جموں چکر لگائے. کوئی ٹھیکیدار اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہاں, اس میں ریٹ 2008 کے ریٹ ہیں. اب 2008 اور 2021 میں بہت فرق ہے, 14-15 سال کی فرق ہے, کیونکہ وہ 2008 کے جو ریٹ ہیں اسی ریٹ میں وہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے کام ٹھیک ہی چل رہا ہے. ہاں, کہیں کہیں فون مجھے بھی آتے ہیں, لوگوں نے بھی اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, کیونکہ میں پوری پنچایت میں نہیں مطلب پہنچ سکتا ہوں. ابھی تو لگتا ہے کام اچھا ہوتا ہے, کبھی ہونا بھی چاہیے, کام اچھا ہونا چاہیے. تو کسی وقت اگر کوئی غلطی بھی ہوگی ٹھیکیدار سے, تو ہم اس کا حساب کتاب لے لیں گے کہ کیا مسئلہ ہے, روڈ اچھی بننی چاہیے. میری یہی کوشش ہے. لوگوں کا اکثر سوال ہے یہاں پر کہ اس میں صرف 20 mm جو ہے لک ہے, تو وہ لوگ جو ہے زیادہ ٹائم رہے گی نہیں وہاں پر. اور ٹھیکیدار کا بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے کاغذ پہ لکھا ہے تو اس پہ 20 mm ہی لکھا ہے. تو اگر کیا آپ PMGSY سے نہیں کہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ بڑھانے کے لیے اماؤنٹ بھی بڑھائیں گے اور تھوڑا سا لک بھی اس پہ؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر جو ایکسین صاحب تھے, یہ کیا بول رہے ہیں جی PMGSY کے,
انہوں نے ایک دفعہ اس کو ریٹ بڑھایا تھا 25 کی 30 لاکھ. جب وہ کاغذ سیکٹریٹ میں پہنچا انہوں نے وہاں سے کاٹ دیا ہے. ریٹ تو اس کا وہی ہے جتنا اس کا اماؤنٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں. شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ بڑھے گا, مجھے نہیں لگتا ہے. شبیر صاحب, لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, تو لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا ایز اے سرپنچ, ایز اے ایک ذمہ وار ہندوستانی ناگرک ہونے کے ناطے کیا میسج رہے گا لوگوں کے؟ میں پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, لیکن میں پورے جموں کشمیر کے لوگوں سے محبت کرنے والا ایک بندہ ہوں. پورے ہندوستان کے لوگوں سے میں محبت کرنے والا, چاہے اس میں ہمارے ہندو بھائی ہو, سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, کوئی بھی ہو. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانیت. اس کے بعد میں ان بڑے بڑے سیاست دانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے جموں کشمیر کو ختم کر دیا ہے. یہاں پر لاکھوں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں, لیکن ان کے چھاتی پہ ان لوگوں نے سیاست لگائی ہے. انہوں نے ڈالا, چاہے اس میں کشمیر کا ناگرک مارا گیا ہے, چاہے اس میں فوج ماری گئی ہے یا پولیس ماری گئی ہے, لیکن ان لوگوں نے ان کے چھاتیوں پہ چھرا ڈالا ہے, قدم رکھ کر سیاست چلائی ہے. آہستہ آہستہ ان کا ٹھیلا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب جو بھاجپا سرکار ہے ان کو اپنی مرضی ہے, یہ رات کو بھی کبھی سرکار کو کوئی بھی پلان چینج کر سکتے ہیں, دن کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اب یہ اپنی, جب ان کو فل اختیارات ہیں یہاں پر, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی کون سی پاور ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ البتہ میری یہی ایک آواز رہے گی کہ ہر لوگ, جو بھی بندہ ہے اس وقت جموں کشمیر کا ناگرک جو ہوشیار ہونا چاہیے, چاہے وہ میرے ہندو برادری کا ہو, چاہے وہ مسلم کا ہو. اور خاص کر یہاں پر جو ہندو مسلم بھائی چارہ جو ہے, کچھ لوگ جو ہندو مسلم آپس میں لوگوں کو بانٹتے ہیں, میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسانیت ہے. ہمارا خون جو ہے ایک خون ہے, ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے کوئی مسلم ہو, چاہے کوئی سکھ ہو, چاہے کوئی عیسائی ہو. جب ہمارا خون کہیں گر جاتا ہے وہاں پر اس کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسانیت ہے. میں لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں ایک بھائی چارہ قائم کریں, آپس میں محبت رکھیں, ہندو بھائی جو ہیں مل کر رکھیں, اور خاص کر جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے پھندوں میں نہ آئیں. انہوں نے جہاں تک ان کی کوشش تھی انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا دیا. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو 2 یا 4 مہینے کے بعد الیکشن, اسمبلی الیکشن جموں کشمیر میں ہوں گے, وہاں اس دن بھی جو ہے مذہب کے نام پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ میں تبھی لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھو انسانیت. ہندو مسلم کو چھوڑ دو, ہم سب انسان ہیں, ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, ہم انسان ہیں. ہمیں یہ نہیں چاہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب پہ لڑیں. اگر میرا کوئی ہندو بھائی ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ چلے, کوئی مسلمان ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ چلے. ہندو مسلم جو کرتا ہے ان کو مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. وہی لوگ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب الیکشن کی بات جو آپ نے اٹھائی, آگے الیکشن آنے والا ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, صرف میں لوگوں کو ایک سرپنچ ہونے کے ناطے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. چاہے 7 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے یا 8 مہینے کے یا سال کے بعد, یہ ویڈیو آپ یاد کرنا, یہ میری بات آپ یاد کرنا, ضرور یاد کرنا کہ جموں کشمیر میں ایک چھوٹا موٹا ایک ان پڑھ سرپنچ تھا, اس نے ہمیں ایک میسج دیا تھا. سوچ سمجھ کر ووٹ دینا, چاہے کسی بھی پارٹی کو دو گے آپ ووٹ, چاہے پی ڈی پی کو دو گے, کانگریس کو, عام آدمی کو یا بی جے پی کو, کس کو دینا ہے, لیکن سوچ سمجھ کر. ایسا لیڈر بنانا چاہے جو ہر غریب کی آواز کو سنے, جو غریب کی آواز کو سنے. ایسا نہ ہو کہ کل وہ غریب کو ہی بیچ دے گا, اس کی کھال بھی بیچ دے گا, جس طرح سے آج تک لیڈروں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ سرپنچ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہمارے ویورز کے سامنے جو سوال تھے ان کا جواب دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی میسیج اور ہے تو آپ پلیز بول دیں. لاسٹ میں گورنمنٹ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, منوج سنہا صاحب سے. میں تمام
आपके दोस्तों को ये एक अर्ज करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो जो है ये मनोज सिन्हा तक पहुंचे, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले जो लोगों को आपने बोला है कि हम 2022 तक आपको मकान देंगे, मकान बना, अगर लिस्टें बनी हैं, अगर सेक आईडी बनी है तो लोगों को दे दो। इस तरह से सरपंचों को यहां पर गुमराह मत करो, टारगेट मत बनाओ। नंबर 1। नंबर 2, यही मेरी बात है, यही मेरी आवाज है कि अगर इतना नुकसान हुआ है कोविड में, वो गरीब जनता को उठाना पड़ा, कम से कम गरीब जनता को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो राशन का आपने सिस्टम लगाया है यहाँ पे टेंडरिंग के हिसाब से, वो जो आप फिंगर टच के हिसाब से राशन देते हैं लोगों को, इस तरह से ये हरकतें आप बंद कीजिए, क्योंकि जिसके पास राशन कार्ड है उसके पास बराबर प्रूफ है। और फिंगर टच का जो सिस्टम आपने किया है, खासकर गांव में लोग जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई औरत जाती है स्टोर पर, कोई बच्चा जाता है, कोई बुजुर्ग जाता है, इस तरह से वहां पर लोगों को राशन नहीं मिलता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर मोदी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आपने ये कानून लागू किया है, टेंडरिंग के हिसाब से आप राशन जो देते हैं, इसको भी बंद किया जाए, और जो आपने फिंगर का सिस्टम लगाया है इसको भी बंद किया जाए। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि पंचायतों का अगर सपना था, यहां पर वाजपेयी साहब का सपना जो था कि पंचायतें जब मुकम्मल होंगी तो भारत मुकम्मल होगा जी। अगर पंचायत में कोई हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई हमने एक बंगला तैयार किया, चाहे उसमें घोड़े जाएं, बकरियां जाएं, कुछ भी जाए, हमें उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर डॉक्टर होना चाहिए। अगर कहीं होज बना है उसमें पानी होना चाहिए। खाली होज को क्या करना है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप ज्यादातर गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं फिर आपसे एक गुजारिश करता हूं कि गरीब जनता का काम आप करते रहें। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरपंच शबीर अहमद शाह साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हम इसी तरह इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, हर मजलूम की आवाज़ जो है उठाते रहेंगे। जिस तरह से हमें कलहंड पंचायत के लोगों ने सवालात कुछ किए थे PMAY के रिलेटेड, बाथरूम के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, और ख़ास करके जो मकान केसेस थे उनके रिलेटेड, और 40% का जो प्लान है, बहुत सारे लोगों के जो कार्ड है अभी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कलहंड पंचायत के लोगों के सवाल थे, कहीं ना कहीं ये पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों के सवाल इसमें लिपट कर थे। उनको जवाब मिला है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही गई कि इनका यही था कि हमें वो पावरें नहीं दी गई है जो पावरें हमें मिलनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह हम आप तक हर खबर जो है पहुँचाते रहेंगे। इंशाल्लाह कल हम मलवना जाने वाले हैं, गुंदरा जाने वाले हैं, वहाँ से भी आपको हर रिपोर्ट दिखाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो है अपने हर दोस्त तक जो है शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को जो है सेंड हर बंदे तक कीजिए। और यहाँ हमारा यूट्यूब चैनल जो है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ का, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।